सो वेलकम बैक ऑन स्टेम बाबा। हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन चैप्टर अच्छे से पूरा कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो से हम कुछ क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे ऑन दिस चैप्टर। आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड देन विल सी सम न्यूमेरिकल्स ऑन द इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। सो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। तो ये है पहला क्वेश्चन एंड इट सेज दैट इफ यू ड्रॉप योर कीज their momentum increases as they fall. So why is the momentum not conserved here? Now we studied that momentum is conserved only when the external force is zero. But if you take key as your system, the external force is acting here, that is its weight, gravity force mg, correct? So its momentum will going to increase, the velocity will going to increase as it moves downwards. Now does this means that the momentum of the universe increases as the key falls? देखो यूनिवर्स का मोमेंटम इंक्रीज नहीं करेगा। अब क्यों? सपोज ये अपना अर्थ सरफेस है ना, जितनी फोर्स से ये अर्थ इस की को नीचे की तरफ पुल कर रही है उतनी ही फोर्स से ये जो की है वो भी तो इसको अर्थ को ऊपर की तरफ पुल करेगी। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लेके चलूं तो ये दोनों तो आपस में इंटरनल फोर्स बन गई। यूनिवर्स लेके चल रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो अर्थ और ये दोनों सिस्टम उसके अंदर ही आएगा। तो ये तो आप इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो मोमेंटम जो है यूनिवर्स का वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप सिस्टम किसको मान रहे हो। अगर आप केवल की को सिस्टम मान के चल रहे हो तो इसका मोमेंटम बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगा इसका मोमेंटम। बट आप यूनिवर्स को सिस्टम लेके चल रहे हो तो यूनिवर्स में तो अर्थ भी आ गई और ये की भी आ गया और ये दोनों फोर्स आपस में इंटरनल हो गई, दो के आपस में कैंसिल हो गई, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई, मोमेंटम कंजर्व रहेगा दोनों का ही। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नोन टू हैव जीरो मोमेंटम, डज इट फॉलो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो जीरो? नो, इट इज नॉट कि वो भी जीरो हो। सपोज कि वी हैव दिस पार्टिकल, it is moving in this direction and this particle is moving in this direction and momentum is same. This particle has momentum p, this particle has momentum p, but if you see the total momentum of the system, the total momentum is zero because this is moving along the positive x direction and this is along the negative x direction. But the kinetic energy is not zero because it will have some speed v in the positive x and it will have the speed v in the negative x. But if you see the kinetic energy will always be positive. Kinetic energy is given by half mv square. This v square will always be positive, so this kinetic energy cannot be zero. So I hope you got the problem. Next problem now. So ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं ऑन अ काम डे यू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक फैन टू अ बैटरी ऑन योर सेल बोट एंड जनरेट अ ब्रीज। ब्रीज का मतलब आपने हवा का झोंका इसको बेसिकली, तो आपने विंड प्रोड्यूस कर दी, विंड मॉलिक्यूल मतलब हवा के मॉलिक्यूल्स को आपने कुछ वेलोसिटी दे दी बाय यूजिंग दिस फैन। नाउ पूछ ये रहा है कि कैन द विंड प्रोड्यूस बाय द फैन बी यूज्ड टू पावर द सेल बोट? पावर द सेल बोट मतलब क्या इसके कारण सेल बोट आपकी मूव करने लग जाएगी? बिल्कुल यस, क्योंकि मोमेंटम चेंज हो गया है इसका फैन का, जो एयर मॉलिक्यूल्स का उसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो अगर आप सिस्टम का मोमेंटम देखो तो वो तो कंजर्व्ड ही रहेगा। जैसे ये आपके पास सेल बोट है एंड यहाँ पे आपने फैन लगा लिया सपोज एंड ये घूमने लग गया, इसका रोटर घूमने लग गया, तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ। इसका मोमेंटम चेंज होने के कारण जो आपका ये, अगर मैं सिस्टम का मोमेंटम देखूं तो ये तो टोटल कांस्टेंट जीरो होना चाहिए ना, तो इसका मोमेंटम चेंज हुआ, इसका मतलब ये कुछ स्पीड v से मूव करने लग जाएगा। आपको कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे आपने प्रोपेलर आपने देखा होगा, प्रोपेलर इन वाटर कैन पावर अ स्पीड बोट, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये फैन इसको पावर कर पा रहा है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हैवी कार है और एक लाइट कार है। दिस वन इज द लाइट कार एंड दिस वन इज द हैवी कार and it says that statistics shows that it is safer to travel in a heavy car. तो अब हमें बताना है कि हैवी कार में सेफर क्यों है एज कम्पेयर टू द लाइट कार। देखो व्हेन दे कोलाइड
when these two car collides, what happens? They will exert a force on each other, and that force exerted would be same, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो तो सेम ही है, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट होगी बट मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा. बट क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो फोर्स जो होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसका कम हो जाएगा. एक्सेलरेशन कम तो आपको अंदर थोड़ा इफेक्ट थोड़ा कम दिखेगा, बट अगर आप लाइट कार में बैठे तो एक्सेलरेशन इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से अगर आप कार के अंदर बैठे हो तो आपको इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा नज़र आएगा. सो इट इज़ सेफर टू ट्रैवल इन अ हैवी कार. तो जो स्टैटिस्टिक्स जो शो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही शो कर रहे हैं. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एज यू अप्रोच टू अ स्टॉप लाइट यू अप्लाइज अ ब्रेक एंड यू ब्रिंग द कार टू रेस्ट. सो पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस टू योर कार्स इनिशियल मोमेंटम. इनिशियल कुछ इसका मोमेंटम था, कुछ स्पीड v से मूव कर रहा था, मास m है तो इनिशियल मोमेंटम m टाइम्स v हो जाएगा. बट जब आपने ब्रेक लगाया तो मोमेंटम कहाँ हुआ? मोमेंटम जीरो हो गया, कार का मोमेंटम. बट जो ये कार का मोमेंटम लॉस्ट हुआ है ये कहीं खत्म नहीं हो गया है. दिस डिक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ अर्थ. क्योंकि देखो यार अर्थ के सरफेस पे चल रही है ना ये कार, तो जितना इसका मोमेंटम, अगर आप पूरा यूनिवर्स को सिस्टम लेके चलो तो जितना इसका मोमेंटम डिक्रीज हुआ उतना ही मोमेंटम अर्थ का इंक्रीज हुआ होगा. तो लॉस्ट नहीं हुआ मोमेंटम, मोमेंटम जितना इसका डिक्रीज हुआ उतना ही अर्थ का इंक्रीज हो गया. तो ये हो गया आंसर ए पार्ट का. फाइनल बी पार्ट में कह रहे हैं कि when the light turns green you accelerate until you reach the cruising speed. What force was responsible for increasing in car's momentum? देखो अब अगर आप इसके बीच में देखो टायर्स और सरफेस के बीच में अगर आप फोर्स देखो तो स्टैटिक फ्रिक्शन आप करता है हमेशा, ये चीज़ हमने पढ़ी थी. तो फोर्स कौन सी होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स Fs. तो ये फोर्स है रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द कार्स मोमेंटम. सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी. नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट and second object it was moving with some velocity v, and this first object is struck into the second object. Is it possible for both the objects to have rest after the collision? देखो क्या हो रहा है, इफ यू टेक दिस एज टू बी योर सिस्टम, तो इनिशियली सिस्टम के पास कुछ मोमेंटम है, इसका जीरो है बट टोटल मोमेंटम तो कुछ है ना m टाइम्स v. अब फाइनल जो मोमेंटम होगा अगर दोनों ही रेस्ट पे है तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया, बट जीरो हो नहीं सकता क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा. तो फाइनल मोमेंटम कुछ है, इसका मतलब कि कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो दोनों कुछ कुछ मूव कर रहे हैं या एक मूव कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. द आंसर दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इनिशियली कुछ मोमेंटम है तो फाइनल भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ मोमेंटम होना चाहिए. अगर दोनों की स्पीड जीरो या दोनों की वेलोसिटी या दोनों ही रेस्ट पे हैं तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो गया, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इनिशियल और फाइनल मोमेंटम तो इक्वल होना चाहिए. So that is why it is not possible, and this was the solution. Now let's move on to the next question. So ये है next question, काफ़ी interesting question है. यहाँ पे कह रहे हैं can two objects on a horizontal friction surface have a collision in which initial kinetic energy of the system is lost? अगर हाँ तो explain करो, कौन सा एक example देके explain करना है. Okay, so suppose ये अपने पास दो object हैं and ये horizontal surface पे हैं, एंड इसके कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ एंड इसकी भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है इसकी तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में. दोनों के मास mm है. अगर मैं इसको सिस्टम लेके चलूँ, इफ आई टेक दिस टू बी एज आवर सिस्टम, देन जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी कुछ होगी इसके पास, हाफ mv² प्लस हाफ mv², इतनी होगी. अच्छा, अब अगर मैं मोमेंटम देखूँ, इनिशियल मोमेंटम देखूं तो टोटल इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए. और इस केस में जो फाइनल स्पीड होगी दोनों ऑब्जेक्ट की वो जीरो हो जाएगी. इस केस में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली वो पूरी की पूरी लॉस्ट हो गई है. और इसको हम बोलते हैं इट्स अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई यहाँ पे. तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन है ये. अच्छा, बी पार्ट में क्या है कि कैन टू सच ऑब्जेक्ट्स इन विच द इनिशियल मोमेंटम इज लॉस्ट एक्सप्लेन एंड गिव. देखो इनिशियल मोमेंटम इज लॉस्ट, देखो इनिशियल मोमेंटम लॉस्ट नहीं होगा, दैट शुड बी द आंसर नो. क्योंकि देखो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही होती
तब हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम लॉस्ट हो सकता है, हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, जो फोर्सेस जब कोलिजन के बाद, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस हैं सिस्टम के पास, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए मोमेंटम लॉस नहीं होगा। बट हाँ, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो सकती है। तो ए पार्ट का आंसर होगा यस, बी पार्ट का आंसर होगा नो, विद अ कंडीशन कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होनी चाहिए। सो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। Here it says that an hourglass is turned over, तो ये hourglass है, इसको हमने टर्न कर दिया है ऐसे, यहाँ पे आप देख सकते हो। And the sand is allowed to pour from the upper half of the glass to the lower half, तो यहाँ से जो मिट्टी है ऊपर से वो नीचे आना स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या, ये जो स्केल होता है जो वेट नापता है बेसिकली रीडिंग, तो वो हमने यहाँ पे रख दी है। तो हमें ये बताना है कि जब मिट्टी नीचे आना स्टार्ट करेगी तो जो वेट, जो इसकी जो रीडिंग आएगी, क्या वो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी, क्या होगा। एंड सपोज कि जो मास है इसका वो कैपिटल एम है, टोटल मास ऑफ द hourglass एंड द सैंड, दिस इज कैपिटल एम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ मास। सो अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूं तो इनिशियली इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि ज़्यादा मास ऊपर की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं होगा। एंड जैसे जैसे मिट्टी नीचे जा रही है, सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। मिट्टी जैसे जैसे नीचे जाएगी, सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा थोड़ा नीचे शिफ्ट होता रहेगा। बोलो यार। तो इनिशियली क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। नाउ नेक्स्ट, जब काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जब नीचे पहुंच गई, बहुत सारी मिट्टी जब नीचे पहुंच गई, तो क्या हुआ, जो सेंटर ऑफ मास जो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था वो अब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लग जाएगा। तो सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। तो फर्स्ट केस, जब सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, उस टाइम रीडिंग कितनी होगी, क्या वो mg से ज़्यादा होगी, mg से कम होगी। ये हमें देखो, ये अपने पास अगर मैं ये इसको सिस्टम लेके चलूँ तो ये जो रीडिंग कितनी होगी, जो इस पर नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वही तो रीडिंग के बराबर होगी। एंड ये जो mg तो नीचे लगी रहा है, ऑलवेज नीचे की तरफ लग रहा है, बट फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो mg से कम हो जाएगी। आप न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करके देख लो। देखो mg माइनस n इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है ना, तो n यहाँ से कितना आ गया, mg माइनस ma। तो यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, तो उस वक्त जो रीडिंग जो ये दिखाएगा ये मीटर, वो mg से कम होगी। इट विल बी लेस देन mg। तो इसको मैं लिख देता हूँ कि जो वेट होगा, द एक्चुअल रीडिंग, दैट वुड बी लेस देन mg। बट सेकेंड केस में जब सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तब जो रीडिंग होगी वो ग्रेटर देन mg होगी। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is also a very conceptual question. It says that a tall cylinder drinking glass with a very thin base is initially empty. खाली ग्लास है। Where is the center of mass of the glass? तो देखो इनिशियली क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा कहीं यहाँ पे। दिस वुड बी द सेंटर ऑफ मास cm। अब क्या किया हमने, इसमें पानी डालना फिल करा, पानी डालना चालू करा। तो हमें ये बताना है कि जब पानी डालना चालू किया, जब तक हम इसको फुल भरते हैं, तो वी हैव टू डिस्क्राइब द मोशन, पोजीशन एंड द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग द फिलिंग प्रोसेस। तो जब जैसे जैसे आप पानी डालना यहाँ पे चालू करोगे, जैसे जैसे यहाँ पे पानी भटना चालू होगा, जैसे जैसे पानी भरना चालू होगा, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि ज़्यादा मास यहाँ पे है, नीचे की तरफ है। बट जैसे जैसे ये पूरा फिल होता जाएगा, फिल होता जाएगा, फिल होता जाएगा, ऊपर तक जाएगा, तो वापस से ये ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगा। फिर जब ये वाटर पूरा फिल हो जाएगा, देन वापस जो सेंटर ऑफ मास है अपने इनिशियल पोजीशन या अपने ज्योमेट्रिक सेंटर पे आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि एथलीट है, ये हाई जंप परफॉर्म कर रही है, एंड इट कैन बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ हर बॉडी इज बिलो द बार। हमें एक्सप्लेन करना है हाउ इट इज पॉसिबल कि सेंटर ऑफ मास बिलो द बार हो जाए। अब ये
एक्चुअल में तो एथलीट बार के ऊपर है, बट सेंटर ऑफ मास नीचे कैसे शिफ्ट हो गया? देखो, इट इज़ पॉसिबल। सेंटर ऑफ मास का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि मैक्सिमम मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाता है। अब अगर मैं मैक्सिमम पोर्शन देखूँ इसकी बॉडी का, एथलीट की बॉडी का, तो वो बिलो द बार है। इतना पोर्शन जो है वो बिलो द बार है, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास इट कैन बी पॉसिबल कि नीचे हो। अगर सेंटर ऑफ मास नीचे तभी होगा अगर जो बॉडी का मैक्सिमम जो पोर्शन है अगर वो बिलो द बार है। तो ये था इसका आंसर। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज दैट वी हैव अ 285 ग्राम बॉल that hits vertically downward, hitting the floor with a speed of this much and then rebounds upwards with this much speed. तो इतने स्पीड से आई, कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड से, एंड वापस रिबाउंड हुई विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मास हमें दिया हुआ है 285 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग्स का थोड़ा घुमाया हुआ है दोनों ए और बी पार्ट में। कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन बॉल्स मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड निकालना है चेंज इन बॉल्स मोमेंटम। तो पहले हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, देन विल फाइंड द मैग्नीट्यूड। सो डेल्टा पी कितना होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। बोलो यार, करेक्ट। तो फाइनल मोमेंटम दिस वुड बी मास टाइम्स वेलोसिटी। सो मास वी हैव 0. kg में लिख रहा हूँ, 0.285 kg टाइम्स vf। नाउ vf दिस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो दिस वुड बी मल्टीप्लाइड विद 2, करेक्ट, एंड दिस इज y कैप, देन माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? मास तो उतना ही है 0.285, बट इस केस में वेलोसिटी नीचे की तरफ है। अगर मैं स्पीड देखूं, वेलोसिटी देखूं तो नेगेटिव y की तरफ है, तो मुझे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड विथ 2.5 मीटर पर सेकेंड y कैप, करेक्ट। देखो स्पीड से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, नॉट स्पीड। सो यहाँ से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, you'll get this value to be 1.3 kg meter per second y cap. Now हमें तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो एक केवल x कंपोनेंट ही है, y कंपोनेंट तो है नहीं, तो यही इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1.3 kg meter per second। अच्छा, बी पार्ट काफ़ी थोड़ा घुमाया हुआ है। कह रहे हैं कि चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉल्स मोमेंटम। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि पहले हमें मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, देन इनिशियल मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, एंड देन उसका चेंज निकालना है। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि फाइनल मोमेंटम लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, माइनस इनिशियल मोमेंटम लिखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये निकालने के लिए कह रहे हैं इस बार बी पार्ट में, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल मोमेंटम कितना था? Final momentum mass into velocity, so mass is 0.285, velocity is 2 meter per second, so multiplied with 2, then minus initial momentum we have वही 0.285 and multiplied with velocity is minus 2.5, बट क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो ये माइनस कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, और इस बार जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा माइनस 0.14 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आंसर बी पार्ट का। सी पार्ट में कह रहे हैं कि विच ऑफ द टू क्वांटिटीज इन पार्ट ए एंड बी इज मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन। देखो ये वाला जो है ना, ये दिस इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि जो नेट फोर्सेज होती हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट सेज दैट द नेट फोर्स is equals to the change in momentum divided by delta t। ये होता है, तो A पार्ट से ज़्यादा कनेक्टेड है, B पार्ट से नहीं। So this is the first numerical on the linear momentum. It says that object 1 has a mass m1 and object 2 has mass m2। यही चीज़ हमें निकालनी है। अच्छा, उनकी वेलोसिटीज हमें दे रखी है v1 एंड v2, और टोटल मैग्नीट्यूड है जो मोमेंटम का वो हमें दे रखा है, एंड डायरेक्शन भी हमें दे रखी है कि टोटल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। दिस इज 66.5 डिग्रीज अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं इसको फिगर से शो करूं, तो सपोज कि ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसका मास m1 है,
एंड इट इज़ मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स, क्योंकि जो v1 है वो कितना हमें दिया हुआ है 2.80 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप. एंड इफ वी टेक द सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो ये है हमारे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ ट्रैवलिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 3.10 मीटर पर सेकेंड वाई कैप, एंड जो इसका मास है वो m2, यही हमें निकालना है. अच्छा, एक चीज़ हमें और दे रखी है कि जो टोटल मोमेंटम है ना, इन दोनों का मिला के जो टोटल मोमेंटम है, दिस मोमेंटम हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 17.6 kg meter per second, and it points in a direction 66.5 degrees above the positive x-axis. This is a total momentum. तो ये positive x direction है and this is the positive y direction. Correct. Now देखो, हमें पता है कि जो टोटल मोमेंटम का जो x कंपोनेंट होगा वो इस मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, और इसका जो y कंपोनेंट होगा वो इसके बराबर होना चाहिए. बोलो यार. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लेट की जो मोमेंटम है p1 फॉर बॉडी 1, ये कितना होगा, मास टाइम्स वेलोसिटी v1, यही होगा. और ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके x कंपोनेंट के. टोटल मोमेंट का जो x कंपोनेंट है वो इसके बराबर होना चाहिए. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 17.6 कोसाइन 66.5 डिग्रीज ये होना चाहिए. बोलो यार. यहाँ से मैं मास की वैल्यू निकाल ले जाऊँगा m1 की. तो देखो, वेलोसिटी अभी 2.80 दे रखी है, तो 17.6 टाइम्स कोसाइन 66.5 डिवाइड बाय 2.80. सिंप्लीफाई करो इसको, यू विल गेट द आंसर टू बी 2.51 kg. Similarly, I can find the momentum, the mass for the object 2. तो m2 कितना हो जाएगा, देखो इसका हमें y कंपोनेंट लेना पड़ेगा टोटल मोमेंटम का. तो ये हो जाएगा 17.6 साइन 66.5 डिग्रीज एंड डिवाइड बाय द वेलोसिटी विच इज 3.10. तो यहाँ से जो m2 की वैल्यू आएगी 5.21 kg. करेक्ट. तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे कि जो मोमेंटम है सेकेंड ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि जो टोटल मोमेंटम का अगर आप वाई कंपोनेंट देखो वो ज़्यादा है, क्योंकि ये मोर शिफ्टेड है ना टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, इसलिए इसका कंपोनेंट वाई की तरफ ज़्यादा होगा और एक्स की तरफ कम होगा, और इसी के कारण जो m2 v2 है वो ज़्यादा होगा. सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो ये कमेंट में कमेंट बॉक्स बिलो. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एयर बैग सेफ्टी. तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ अ ड्राइवर मेक्स अ कॉन्टैक्ट विद स्टीयरिंग व्हील ड्यूरिंग 35 माइल्स पर आवर क्रैश, शी कम्स टू रेस्ट इन दिस मच टाइम. मतलब इनिशियली उसकी स्पीड थी कार की इतनी 35 mph, एंड इतने टाइम में वो ज़ीरो स्पीड पे आ गई 15 मिली सेकेंड. सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि सेम ड्राइवर है, सेम कंडीशन है, सेम कार है, बट इस टाइम एयर बैग भी लगा हुआ है स्टीयरिंग व्हील पे. इस केस में जो उसकी स्पीड ज़ीरो हुई है उसको ज़ीरो होने में 110 मिली सेकेंड लगे ड्राइवर को. ना हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फोर्स व्हेन इट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन व्हेन द स्टीयरिंग व्हील से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आई. अब सेकेंड केस में जब वो एयर बैग के साथ आई, तो देखो हमें पता है कि चेंज इन जो मोमेंटम हुआ है, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी 35 mph थी, एंड फाइनली वो जीरो होगी. तो चेंज इन मोमेंटम तो दोनों केस में सेम ही रहेगा. तो जो एवरेज फोर्स होती है ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय डेल्टा टी, यही होता है एवरेज फोर्स. करेक्ट. तो यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम है वो तो सेम ही है, तो मैं लिख देता हूँ SW फॉर द, यहाँ पे मैं SW लिख देता हूँ फॉर स्टीयरिंग व्हील के साथ. और जब मैं बात करता हूँ अपना एयर बैग के साथ तो वो हो जाएगा डेल्टा P ओवर डेल्टा T इन केस ऑफ एयर बैग, एंड दिस टाइम इज ऑल्सो फॉर एयर बैग एंड दिस वॉज फॉर स्टीयरिंग व्हील. जस्ट कुछ नहीं, अब इनका रेशियो अगर हमें लेना है तो FSW डिवाइड बाय FAB, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा TAB डिवाइड बाय डेल्टा TSW. करेक्ट. एंड दिस इज 110 मिली सेकेंड, दिस इज 15 मिली सेकेंड. टाइम ये सेकेंड कट जाएंगे, यू विल गेट दिस आंसर टू बी 7.3. तो देख रहे हो, जब हम
स्टीयरिंग व्हील के साथ जब वो टकराती है लेडी या ड्राइवर, तो उस वक्त जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है बिटवीन हर हेड एंड द स्टीयरिंग व्हील, इट इज नियरली 7 टाइम्स व्हेन कंपेयर टू द विद द एयरबैग। तो ये फ़ायदा होता है एयरबैग का, उस वक्त जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी आपके हेड और उसके स्टीयरिंग व्हील के बीच में वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण इंजरी से आप बच जाते हो। So that is the application of airbag. Now let's move to the next question. So this is the next question, and it says to make a bounce pass, a player throws 0.6 kg football towards the floor. The ball hits the floor with this much speed at an angle this to the vertical, and it rebounds with the same speed and same angle. So if I draw the picture, it is something like that. Here this is the ball, it hits onto the floor, and this is the vertical axis. जो ये एंगल है दिस इज 65 डिग्रीज, एंड देन आफ्टर हिटिंग ये सेम एंगल से रिबाउंड हो जाती है, दिस एंगल इज अगेन 65 डिग्रीज, और जो स्पीड है वो भी सेम ही रहती है, जितनी यहाँ पे थी उतनी ही यहाँ पे है। तो हमारे पास जो स्पीड है हमें दे रखी है 5.4 मीटर पर सेकेंड, एंड जो मास है बॉल का दिस इज 0.60 kg, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द impulse delivered to it by the floor. So impulse कितना डिलीवर करेगा फ्लोर बॉल पे, जितना उसका बॉल का चेंज इन मोमेंटम है। अब देखो एक्स डायरेक्शन में तो इसका चेंज इन मोमेंटम सेम ही है, मतलब जीरो है। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कुछ चाहिए था एंड फाइनल मोमेंटम भी यही है, तो चेंज इन मोमेंटम तो हुआ नहीं एक्स डायरेक्शन में, केवल वाई डायरेक्शन मोमेंटम चेंज हुआ है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी वाई, या मैं लिख सकता हूँ एम टाइम्स डेल्टा वी वाई, करेक्ट। So m times final velocity minus the initial velocity in the vertical direction. So final क्या होगा, अगर मैं इसको पॉजिटिव y एक्सिस लूँ तो ये कितना हो जाएगा v cosine 65 degrees. This would be the final velocity minus the initial velocity. Now initially इसकी velocity नेगेटिव y की तरफ है, तो minus v cosine 45 degrees हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। So that it will be equals to 2 times mv cosine 65 degrees. Now just put the values of m and v, you'll get the answer to be 2.7 kg meter per second. तो इतना इम्पल्स फ्लोर ने डिलीवर किया किसको, बॉल पे। एंड सपोज कि जो डेल्टा टी है, जितना कॉन्टैक्ट टाइम है, सपोज इट इज 0.1 मिली सेकेंड, इतने सेकेंड के लिए कॉन्टैक्ट में रहा, तो बताइए एवरेज फोर्स कितनी हुई होगी, दैट यू हैव टू कैलकुलेट ऑन योर ओन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कह रहे हैं अ बॉल विद मास 0.14 kg, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द होम प्लेट विद दिस मच वेलोसिटी। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो ये बॉल है हमारे पास, इट इज मूविंग लाइक दिस with velocity vi to be equals to negative 36 meter per second x cap. After striking with the bat, यहाँ पे बैट है, मतलब जो बैट्समैन है, इट हिट्स द बॉल एंड द बॉल मूव्स वर्टिकली अपवर्ड। देखो ये वर्टिकली अपवर्ड मूव करती है हिट करने के बाद इस डायरेक्शन में। तो ये कितना है वी एफ, अब कितना हो जाता है, दिस इज 18 मीटर पर सेकेंड वाई कैप। हमें ये बताना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा ऑफ द इम्पल्स डिलीवर्ड टू द बॉल बाय द बैट। तो इम्पल्स कितना डिलीवर किया बैट ने, वो कितना होगा चेंज इन मोमेंटम फॉर द बॉल। देखो अब यहाँ पे 2D में है, अगर मैं ये लेके चलूँ, पहले ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी नेगेटिव एक्स में, देन आफ्टर इट इज मूविंग विद इन द वाई डायरेक्शन। तो मैं ये होगा कि चेंज इन मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन प्लस द चेंज इन मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन। तो ये अगर हम निकाल ले जाएं तो इम्पल्स हम बता देंगे। तो देखो चेंज इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियली जो इसका वेलोसिटी थी वो -36 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो एक्स डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, तो 0 माइनस ऑफ -36 मीटर पर सेकेंड एक्स कैप मल्टीप्लाइड विद मास, मास भी तो है वो है 0.14 kg, तो 0.14 kg, या दोनों में आएगा 0.14 kg, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ 0.14 kg। (0.14 kg, करेक्ट। देन प्लस अब ये चेंज इन मोमेंटम फॉर द वाई डायरेक्शन। नाउ इनिशियली तो इसके वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था नहीं, फाइनल में है,
तो फाइनल में कितना है 18 मीटर पर सेकेंड वाई कैप, एंड इनिशियली कुछ था नहीं तो -0। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे you'll get this is to be equals to 5 kg meter per second x cap, then plus 2.5 kg meter per second y cap। तो इतना इम्पल्स बैट ने डिलीवर किया बॉल पे, बट हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था। तो मैग्नीट्यूड निकालना तो यहाँ से कोई बड़ा काम है नहीं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर, सो 5 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। If you simplify this, you'll get this answer to be equals to 5.6 kg meter per second। और डायरेक्शन थीटा कैसे निकालेंगे? टेंजेंट इनवर्स द y component over the x component, y component is 2.5, x is 5, so that it will be equals to 27 degrees above the horizontal। A और B पार्ट थोड़ा और क्वेश्चन एक्सटेंड किया हुआ, कह रहे हैं कि how would your answer be differ if the change of the mass of the ball were doubled। अगर मास डबल हो जाए बॉल का तो क्या चेंजेस आएंगे? देखो अगर मास डबल तो इम्पल्स डबल, इम्पल्स डबल, बोलो यार मास डबल हो गया, ये इसको 2 टाइम्स करोगे तो इम्पल्स भी तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो जो मैग्नीट्यूड है वो भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा इम्पल्स का। तो बी पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स विल बिकम 2 टाइम्स एज ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। सी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर बैट का मास डबल कर दें तब क्या फ़र्क आएगा? देखो बैट का मास डबल कर रहे हो बट फिर भी जो मोमेंटम है अपने बॉल का वो चेंज नहीं हो रहा है। इफ़ दिस मोमेंटम इज़ नॉट चेंजिंग, तो जो इम्पल्स होगा वो भी चेंज नहीं होगा, इम्पल्स डिलीवर्ड बाय द बैट वो भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है बॉल का, उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वही है। तो वी कैन राइट दैट इट हैव नो इफेक्ट। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। विद दिस विल गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कोलिजन्स। सो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। गुड बाय।